पहला एक आर्टिकल है कि हमने भारत मतलब फ्रांस से क्या की, एक राफेल की डील की। किसने? भारत ने। राफेल एम एयरक्राफ्ट। फिर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो क्या होते हैं उद्योग लग रहे हैं ना, इन उद्योगों के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है, कितना नहीं हुआ। एक महीने के अंदर एक रिपोर्ट आती है किसकी? आईआईपी की, जिसके अंदर बता दिया जाता है कि अब की बार उत्पादन इतना बढ़ा या इतना घटा, इससे कंपेयर करके पिछले वाले महीने से कंपेयर करके। फिर एक डिप्टी स्पीकर, कौन से के अंदर है डिप्टी स्पीकर आर्टिकल? 93 के अंदर, तो मतलब इससे संबंधित आर्टिकल है। फिर एक यूएनएससी का क्या स्टेटमेंट, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक स्टेटमेंट है किसको लेके? जो पहलगाम अटैक हुआ है यहाँ पे, पहलगाम अटैक के ऊपर जो स्टेटमेंट जारी किया है किसने? यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर कितने मेंबर होते हैं? 15 से। फिर इंडिया अर्बन फ्यूचर कि आजकल शहरीकरण का मतलब क्या प्रभाव पड़ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या स्थिति है, इससे संबंधित। फिर एक आर्टिकल है प्रेस की फ्रीडम, किसकी? प्रेस की फ्रीडम। प्रेस की फ्रीडम कौन सा आर्टिकल के अंदर? भारत से आर्टिकल 19 के अंदर। तो उस मतलब भारत के अंदर कितनी फ्रीडम दी जा रही है, कितनी? एक है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, क्या? ओटीटी ओवर द टॉप, इसकी फॉर्म होते हैं। इसके राजफल क्या हो गया? सेक्सुअल कंटेक्ट क्या हो रहा है? ज़्यादा आ रहा है सबसे ज़्यादा। कोई भी अगर इंस्टाग्राम खोलो तो सेक्सुअल कंटेक्ट, फेसबुक देखो तो हर चीज़ से ऐसी छोटी से छोटी चीज़ देखो उस पर भी क्या हो रहा है। यूट्यूब के अंदर क्या ओनली ऐसे कंटेंट नहीं आ सकते, लेकिन आजकल यूट्यूब पे भी कौन से कंटेंट आ रहे हैं ऐसे, तो इनको क्या करने का, मैनेजमेंट करने की क्या इसको आवश्यकता है। फिर एक इंडिया मिलिट्री एक्सपेंडिचर कि भारतीय सेना का खर्चा कितना है, कि दुनिया से कंपेयर करेंगे भारत में मतलब दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो खर्च कौन करता है मिलिट्री के ऊपर? यूएसए करता है, फिर बाद में चाइना करता है, ऐसे करके भारत कौन से नंबर पर है, ये सारी चीज़ें। फिर एक बढ़िया कोटेशन से एक मस्त सा क्या है? ग्रोथ एंड कंफर्ट डू नॉट को एग्जिस्ट। क्या आपकी ग्रोथ एंड कंफर्ट दोनों एक साथ नहीं क्या कर सकते? को एग्जिस्ट, सह अस्तित्व नहीं कर सकते। या तो तुम आगे ही बढ़ लो या क्या कर लो, या तुम कंफर्ट में रह लो। कंफर्ट के अंदर जैसे आपका कंफर्ट जोन है किसी का 4 घंटे इंस्टाग्राम पर बात करना, क्या करना? इंस्टाग्राम पर। और क्या तो आप इंस्टाग्राम पे क्या कर लो? बात ही कर लो, क्या कर लो? पढ़ाई कर लो। आपको डीप लाइन में चले जाओ। हाँ, या तो फिर क्या आप डीप डीप बातों के अंदर ही क्या चले जाओ ज़्यादा, या पढ़ लो। या किसी का कंफर्ट जोन होता है कि 10 घंटे तक सोना, क्या तो 10 घंटे तक सो ही लो, क्या पढ़ ही लो। कि को एग्जिस्ट और ग्रोथ एक साथ नहीं हो सकती। या तो तुम मतलब ऐसे हो कि कंफर्ट के लिए कि मैं तो ऐसी जगह पढ़ूंगा जहाँ पे क्या हो, एसी हो, एकदम सारी चीज़ वहाँ पे हो, और वहाँ पे नहीं पढ़ूंगा जहाँ पे एसी उसी नहीं हो। या तो कंफर्ट जोन को वो कर लो या ग्रोथ को, दोनों का क्या नहीं है? सह अस्तित्व नहीं है। जैसे पर्यावरण और मानव क्या करता है? को एग्जिस्टेंट करता है, दोनों के अंदर क्या है? सह अस्तित्व, दोनों एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। लेकिन ग्रोथ और कंफर्ट जोन एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं है? निर्भर नहीं है, सह अस्तित्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम इंस्टाग्राम चलाओगे तो ही तो क्या होगा, तुम्हारी ग्रोथ होगी, नहीं तो ग्रोथ रुक जाएगी। ऐसा नहीं कि तुम 10 घंटे इंस्टाग्राम चलाओगे तो आईएएस क्लियर कर सकते हो, वरना तुम क्या नहीं कर सकते? आईएएस क्लियर, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ इसकी। फिर इंडिया ने क्या किए? इंडिया ने क्या किए? राफेल की क्या की है? डील। राफेल एम एयरक्राफ्ट किससे लिए? फ्रांस से। डील किए कितने करोड़ के अंदर? 60 करोड़ के अंदर, 64 करोड़ के अंदर। कितने करोड़ के अंदर? 64 करोड़ के अंदर। कितने राफेल आएंगे? 26 राफेल आएंगे, जिसके अंदर 22 राफेल तो ऐसे होंगे जो क्या है? 1 सीटर है, 1 सीटर, और 4 ऐसे आएंगे जो क्या है? 2 सीटर हैं। जैसे एयरक्राफ्ट है ये, इस एयरक्राफ्ट में वो ओनली 1 सीट होगी, एक जना ही चला सकेगा। 22 तो ऐसे होंगे, और 4 कैसे होंगे जिसके अंदर क्या होंगी? 2 सीट होंगी, जो क्या करेंगे? ट्रेनिंग के अंदर काम लेंगे। अगर किसी को राफेल चलाना सिखाना है तो कौन से के अंदर? वो 4 जिसमें 2 सीट हैं, उससे क्या करवाएंगे? सिखाने के लिए। ये पहले भी पढ़ा है मैंने राफेल वाला, लेकिन अब जो फाइनल क्या हो गई है? डील हो गई है। तो ये जैसे ये क्या है? 1 सीट हुआ, ये क्या है? 2 सीट हुआ। ऐसे मान लो तुम कि यहाँ पे अगर जो 22 होंगे वो तो ओनली क्या होगा?
एक सीट वाला। अगर दो होंगे तो क्या होंगे? चार कैसे चार होंगे? होंगे, 2 सीट वाले। और इनको किस में यूज में लिया जाएगा? ये ट्रेनिंग के और और ये ट्रेनिंग के अंदर कि मतलब सिखाने के लिए। फिर एयरक्राफ्ट का मतलब समझ तो जो समुद्र के अंदर क्या होता है, जैसे INS विक्रमादित्य, क्या है INS विक्रमादित्य, ऐसे उसके ऊपर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं एयरक्राफ्ट, इसके ऊपर क्या करते हैं लैंड करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं उड़ान भरते हैं। मतलब ये किसके लिए लिए जा रहे हैं? नेवी के लिए। किसके लिए? नेवी के लिए। नेवी किसके अंदर काम करती है? समुद्र के अंदर। तो समुद्र के अंदर पानी के अंदर थोड़ी वो करेंगे, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? एक एयरक्राफ्ट। भारत के पास कितने एयरक्राफ्ट हैं? 2। तो इंडिया एंड फ्रांस ऑन मंडे फॉर्मली कंडक्ट इन इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट। क्या हो गया? इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट हो गया किसके बीच? फ्रांस और भारत के बीच। कितने करोड़ की डील हो गई है? 64 करोड़ की डील, जिसके अंदर कितने है? 26 राफेल एम फाइटर खरीदेगा। किससे? जो इंडियन नेवी को क्या किए जाएंगे? डिलीवर इंडियन नेवी को क्या दिए जाएंगे। और कब तक दिए जाएंगे? 2028 के मिड तक, मतलब 3.5 साल लगेंगे। कितने लगेंगे? 3.5 साल के अंदर जो कंप्लीट होके क्या आ जाएंगे। फिर इंडियन गवर्नमेंट एग्रीमेंट वाज साइन द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ आर्म्ड फोर्स फ्रांस, जिसके अंदर किसने सिग्नेचर किए? भारत का रक्षा मंत्री कौन है? डिफेंस मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह ने क्या कर दिया? सिग्नेचर कर दिए। द डील include training, similar association, equipments, weapons, and performance-based logistics. It is also include additional equipments for the existing Rafale fleet. The Indian Air Force Defense Minister statement said. डिफेंस मिनिस्टर ने क्या किया? क्या करेंगे? एक तो ट्रेनिंग देने के अंदर क्या करेंगे, और ये सहायता करेंगे किस वेपन्स के अंदर? किसकी? नेवी की। तो उसकी सहायता करेंगे। और क्या है ये? ट्रेनिंग के अंदर, लॉजिस्टिक के अंदर भी क्या कर सकते हैं? काम आ सकते हैं। लॉजिस्टिक क्या होता है? सामान को एक जगह से दूसरे ले जाना, इक्विपमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम भी कौन कर सकते हैं? ये कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। कौन है हमारे डिफेंस मिनिस्टर? कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो उसने कहा है एडिंग दैट द क्रू द अपग्रेड द ट्रेनिंग फ्रांस एंड इंडिया द इंटीग्रेट द इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट आल्सो इंक्लूड ट्रांसफर टू टेक्नोलॉजी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल वेपन्स सच एज द, जो मतलब इसके अंदर क्या की जाएगी? जो इंडिविजुअल्स जो भारत स्वतंत्र रूप से क्या बना सके जेट बना, उसके लिए फ्रांस में क्या देगा? दोनों को मिल के क्या करेंगे? मतलब जो वेपन्स का तैयार करेंगे, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा किसको? भारत को। द डिलीवरी ऑफ द एयरक्राफ्ट ऑफ द कंप्लीट बाई 2030 क्रू, जो फ्रांस डिफेंस मिनिस्टर है। डिजाइन कौन करता है? डेजोल्ट एविएशन नाम की क्या है? फ्रांस की कंपनी है जो इनको क्या करेगी? बनाएगी। इसके अंदर फ्यूचर क्या है? मल्टी रोल सिंगल क्या है? एक तो सिंगल सीट वाला फाइटर एयरक्राफ्ट विद द एडवांस एविगेंस एंड जो इसका रडार है इसके अंदर कैपेबल फॉर डीप स्ट्राइक, क्या कर सकता है? बहुत दूर तक अंदर तक क्या कर सकता है? स्ट्राइक कर सकता है। स्ट्राइक के अंदर मतलब वेपन्स को मतलब गोली मार सकता है इसे। जैसे मान लो एयर डिफेंस रिकग्नाइजेशन एंड मेरीटाइम ऑपरेशन। मेरीटाइम ऑपरेशन क्या होता है? जो समुद्र के अंदर पानी के अंदर क्या कर सकता है? ऑपरेशन कर सकता है। एयरफ्रेम ड्यू टू एडिशनल रीफ नेवल ऑपरेशन जो इलेक्ट्रिकल, और क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के अंदर भी क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉनिक, अरे मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स है ना, वो भी क्या कर सकता है? चला सकता है। कौन? जो राफेल आ रहे हैं, जो कितने आ रहे हैं? 26। और इसे जो डजल नाम की चलाती है। और कौन सी जनरेशन का है? 4.5 जनरेशन का है। कभी भी पूछ ले कि राफेल एम जो नेवी के लिए आ रहे हैं वो कौन सी जनरेशन के हैं? तो 4.5 जनरेशन के क्या हैं? एयरक्राफ्ट हैं। जो कहाँ से ले रहे हैं हम? फ्रांस से। किसके लिए ले रहे हैं? नेवी के लिए। कितने ले रहे हैं? 26, जिसमें 22 कितने हैं? एक सीट वाले। और 4 क्या हैं? 2 सीट। इन 4 का प्रयोग कहाँ पे होगा? ट्रेनिंग के अंदर। और 2016 के अंदर भी क्या किया था हमने? एग्रीमेंट किया था किससे? फ्रांस से। हमने क्या मंगवाए? 36 राफेल। वो किसके लिए मंगाए? एयरफोर्स के लिए। किसके लिए? एयरफोर्स। अब किसके लिए बना रहे हैं? नेवी के लिए। और इट इज ए मैक्सिमम स्पीड मैक 1.8 कि कितनी मैक की स्पीड से चल सकते हैं? 1.8। जैसे 1 मैक की स्पीड के अंदर हमें सुनाई देता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ जी आपको ये रियल टाइम सुनाई दे रहा है। क्या दे रहा है? अब मैं बोलूँगा थप्पड़ देने के लिए, अगर 1.8 होगी मैं थप्पड़ देने के लिए बोला, ये सुनाई आपको बाद में देगा जब तक मैं क्या करूँगा? थप्पड़ दे चुका हूँ। क्या कि स्पीड आपको जब सुनाई दे रहा है उससे भी स्पीड क्या करेंगे? गति करेंगे। जैसे आपकी आवाज़ आएगी ना, जैसे एयरक्राफ्ट की आवाज़ आई तब तक तो वो क्या आपके ऊपर से निकल चुका होगा।
और जैसे आवाज़ आ रही है और आपके ऊपर से निकल रहा है तो मतलब कौन सी स्पीड के अंदर, वो 1 मैक की स्पीड के अंदर, मतलब जैसे आवाज़ आ रही है जैसे आपको दिख रहा है, आपको आवाज़ आई पता चला वो, तो जब घोड़े की आवाज़ तो आती है पहले, मतलब आवाज़ तो आती है बाद में लग जाती है पहले ही, क्योंकि वो ज़्यादा स्पीड से क्या होती है। तो ऐसी कौन सी स्पीड है, ऐसे 1.8 मैक की स्पीड से चलेगी, जो कहाँ तक 1000 किलोमीटर तक, क्या 1000 किलोमीटर के अदर एरिया को क्या कर सकता है, 1000 किलोमीटर तक कोई भी राफेल से क्या कर चला सकते हैं, वेपन छोड़ सकते हैं, कोई भी क्या बम गिरा सकते हैं, 1000 किलोमीटर दूर हो तो भी गिरा सकते हैं, है ना। ये सुपरसोनिक और क्या है, सुपीरियर स्टेशन होता है। और सिग्नल सीट वाले वैकेंट 75 कम बैक टू सीट, ये तो बता दिया मैंने पहले, है ना। साइन हो गया, फ्रांस हो गया, 1M8, तो समझ में आ गया क्या है। फ्रांस से हम क्या कर रहे हैं, राफेल MZ की क्या करें, डील करें, जिसके अंदर कितने राफेल आएंगे भारत के पास, 26, जिसके अंदर 4 कैसे होंगे, 2 सीट वाले, और 22 कैसे होंगे, 1 सीट वाला। ये 2 सीट वाले का प्रयोग इस किस में करेंगे हम, ट्रेनिंग के अंदर। जैसे कभी ये देखा है तूने गाड़ी सिखाने वाली, जिसके अंदर जो हमारी जो गाड़ी चलाता ना, उसके पास भी हैंडलर वो होता है, जो इधर रहता है ना उसके पास भी क्या होता है, ब्रेक ये सब कुछ होता है, दोनों साइड क्या होते हैं। वैसे नॉर्मल गाड़ियों के अंदर क्या होता है कि एक साइड ही क्या होता है, ब्रेक क्लच और सारे होते हैं, लेकिन जो सिखाने वाली होती है ना उसके अंदर दोनों तरफ क्या होते हैं। जब ड्राइवर जो मतलब इस सीट पर भी क्या होता है, ब्रेक और रेस होती है, इस सीट पर भी क्या होती है, ये क्यों होती है कि उसको सिखा रहे हैं, अगर वो कुछ गलती कर रहा है तो वो वहाँ से क्या कर ले, कंट्रोल कर ले। तो इसलिए इसके अंदर 4 के अंदर क्या है, 2 सीट वाले। और जो कब तक पूरा कर लिए, कब तक भेज दिए जाएंगे आपको, 3.5 साल के अंदर, मतलब 28 जो मिड 28 साल के मध्य के अंदर, मतलब 3.5 साल के अंदर आपके पास भेज दिए जाएंगे। कितने करोड़ की डील हुई है, 64 करोड़ की डील है। किसको भी जाएंगे, नेवी को। और भारत के पास कितने एयरक्राफ्ट हैं पहले से, 2 क्राफ्ट, एक तो विक्रमादित्य और एक विक्रांत। विक्रमादित्य तो हमने कहाँ से लिए, रशिया से, और विक्रांत हमने खुद ने बनाया। जानते हो ना एयरक्राफ्ट जो ऐसे होता है, समुद्र के अंदर एक बड़ा सा जहाज होता है, वहाँ पे एक पट्टी है, वहाँ पे क्या है, एयरक्राफ्ट राफेल ये खड़े हुए, फिर यहाँ से उड़ जाते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ऐसा। अब क्या बताया, जो मतलब एक है IIP, जो मतलब हर बार बताता हूँ, 2-3 बार पढ़ा दिया, क्या इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, जो कौन सा इंडेक्स है कि जिसके अंदर उद्योगों के अंदर क्या हुआ, उत्पादन कितना हुआ। अब कंपेयर, जो अब क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल वाला इंडेक्स किससे कंपेयर हो, क्या आएगा, मार्च से। तो मार्च के अंदर कितना ग्रोथ बढ़ी थी, 3%। अब क्या बना रहे हैं, ज़्यादा उत्पादन हुआ भारत के अंदर, उद्योगों के अंदर कितना उत्पादन हुआ है, 3। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एवरेज, इसको कौन जारी करता है, CSO। कौन, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। आपसे ये पूछ ले कि IIP का डाटा कौन रिलीज करता है, तुम बोलोगे CSO, सेंटर स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। कौन से बेस के आधार पर, 2011-12 के बेस के आधार पर, किसके आधार पर, 2011-12 के आधार पर। अभी मैन्युफैक्चर सेक्टर कंपोजिशन इन IIP कैसे हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कितना हुआ है, हम 77.63 ऐसा क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग क्या करें, बना रहे हैं। और माइनिंग कितनी करें, 14.37। इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम कितना करें अपन, 7.99, ऐसे हमने क्या किया। और फिर बाद के अंदर सेक्टर ग्रोथ ईयर इन फरवरी के अंदर ग्रोथ थी। फिर इसके अंदर मैंने पहले बताया था क्या है, 8 कोर क्या है, इंडस्ट्री हैं, जो कितने उद्योग हैं, 8 ऐसे उद्योग हैं जो 100% के अंदर 40% उत्पादन तो उन उद्योगों के अंदर ही होता है। क्या होता है, भारत के अंदर 8 कंपनियां ऐसी हैं जिसके अंदर जितना उत्पादन भारत के अंदर होता है ना, उसका 40% तो उन कंपनियों के अंदर ही होता है। वो किस किस की कंपनियां हैं, एक तो रिफाइनरी की, क्या रिफाइनरी, एक इलेक्ट्रिसिटी की, एक स्टील की, एक कोयला की, एक क्रूड ऑयल की, नेचुरल गैस की, सीमेंट की और फर्टिलाइजर्स की। इन सब की क्या है, 8 क्या कंपनियां हैं। इसके अंदर भी जो भारत की कुल कितना उत्पादन होता है, 40%, और बाकी का 60% जो जितनी भी बच गए ना उन कंपनियों के अंदर होता है। इनका नाम क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे है, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, सबसे ज़्यादा ऐसे है कि सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है, रिफाइनरी के, बाद में इलेक्ट्रिसिटी, बाद में स्टील के अंदर, कोयल के अंदर, क्रूड के अंदर, नेचुरल गैस में, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स के अंदर।
लग कितना होता है 40%, परसेंट कितना 100%, भारत का जितना 100% और पूरी ओवरऑल को मिला के होता है वहाँ पे 8 सेक्टर के अंदर क्या होता है 40, और जितने भी सेक्टर बच गए उनमें कितना उत्पादन होता है 60। तो इसके अंदर तो IIP का डाटा कौन जारी करती है, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये जारी करती है। कौन से बेस के आधार पर, 2011 और 12 के आधार पर। इस टाइम के अंदर भारत के अंदर 3% क्या हुई है, ग्रोथ बढ़ी है। क्या बढ़ी है, बढ़ी है। भारत की ऐसी 8 इंडस्ट्री हैं जिसके अंदर क्या होता है, भारत 40% क्या उत्पादन होता है, जैसे रिफाइनरी हो गई, स्टील हो गई, कोयला हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, सीमेंट हो गया और फर्टिलाइजर। इनके अंदर भारत का कितना उत्पादन होता है, 40%। बाकी के अंदर कितना होता है, 60%। फिर द पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर इज ए नॉट ए सिंबॉलिक और ऑपरेशन। ऐसे बोल रहा है कि जो हमने आर्टिकल कौन सा पढ़ा, 93, जिसके अंदर साफ साफ चीज़ें मेंशन थी कि भारत का ये क्या होगा, अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। लेकिन हम जब से क्या है 2019 से लेकर 2024 तक हमने कोई उपाध्यक्ष नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया, उपाध्यक्ष बनाया। और 2025 के चुनाव हो गए, 1 साल बीत गया, अभी तक भी हमने क्या नहीं बनाया, उपाध्यक्ष बनाया नहीं बनाया। लेकिन ये बात कहाँ पे लिखी है, आर्टिकल 93 के अंदर सीधी सीधी लिखी हुई है कि भारत का क्या होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। ये कोई सिंबॉलिक नहीं है। सिंबॉलिक का मतलब यहाँ पे कोई सिंबल, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस ओनली बनाना है तो बना लो या नहीं बनाओ। जो चीज़ संविधान के अंदर लिखी है उसमें तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो क्या बनाए, उस पोस्ट को खाली नहीं रहने दे, क्या करे, उस पोस्ट को भरे। लेकिन क्या करे ये सरकार 2019 से लेकर 2024 तक नहीं भरी, और अब नई गवर्नमेंट बन गई, अभी तक भी नहीं भरी। क्यों नहीं भर रही, क्योंकि उसके अंदर एक चीज़ आ क्या है, वो बोलते हैं कि एज सुन पॉसिबल क्या कर लो, तुम उपाध्यक्ष को बना लो। क्या बना लो, अब जैसे हमने आर्टिकल पढ़े, अध्यक्ष के अंदर तो क्या था कि जैसे क्या होगा, प्रोटेम स्पीकर आएगा, प्रोटेम स्पीकर बनते आपको किसको निर्वाचन करना होगा, अध्यक्ष क्या करना होगा, फिर बाद के अंदर अध्यक्ष रहेगा। लेकिन उपाध्यक्ष के अंदर की जल्दी से जल्दी क्या कर लो, तुम उपाध्यक्ष का क्या कर लो, निर्वाचन कर लो। इनका जल्दी से जल्दी 4-5 साल के अंदर भी नहीं आ रहा कि ये हम डिसाइड करेंगे हमारा जल्दी से जल्दी क्या है। जैसे आर्टिकल 200 के अंदर था, आर्टिकल 200 के अंदर क्या करता था, राज्यपाल 3 चीज़ मतलब रोक सकता है, कोई भी बिल पास हो क्या है उसको अपने पास रोक सकता है, राष्ट्रपति के लिए रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। कब, एज सोन एज पॉसिबल, कि जितना हो सके जितने दिन के लिए क्या कर सकता है, वो रोक सकता है। कि अब उसके अंदर वो क्या है, अब कोई बिल आया, जैसे MLA है, क्या MLA किसके द्वारा चुन के आते हैं, जनता के, जनता ने MLA को भेजा कहाँ पे, विधानसभा के अंदर। जैसे विधानसभा के अंदर भेजा, विधानसभा के अंदर MLA का काम क्या है, कानून बनाना। जो MLA ने क्या बनाया, कानून, वो पास होने के लिए जो सिग्नेचर के लिए कहाँ पे गया, राज्यपाल। राज्यपाल के पास आर्टिकल है 200, आर्टिकल 200 के अंदर वो क्या कर सकता है, उस बिल को अपने पास रख सकता है, या राष्ट्रपति के लिए रख सकता है, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अब ये कब कर सकता है, अब बिल ऐसा लिखा हो कि तू ओनली 15 दिन के लिए बिल रख सकता है, तो उसे 15 दिन के अंदर सिग्नेचर करने होंगे या और कुछ करना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि जल्दी से जल्दी क्या होगा, जल्दी से। अब वो जल्दी से जल्दी का क्या उठाता है, फ़ायदा। वो बोलता है कि मेरा तो अभी तक 2 साल हो गए किसी बिल को, मतलब ये आया जनता के पास, ये कानून बनाया और कानून यहाँ पे आ गया किसके पास, राज्यपाल के, और राज्यपाल ने बोला कि मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, विचार करूँगा जल्दी से जल्दी। अब उसका जल्दी से जल्दी 10-15 दिन में भी नहीं हुआ, 1 महीने में भी नहीं हुआ, 2 महीने में नहीं हुआ, 1 साल में भी नहीं हुआ, 2 साल में भी नहीं हुआ, 3 साल के अंदर भी नहीं। अब क्या जनता के अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन। MLA को किस लिए भी देता, कानून। बेचारे MLA ने तो अपना काम भी किया, लेकिन राज्यपाल उसके ऊपर क्या नहीं दे रहा, स्वीकृति नहीं दे रहा। इस प्रकार से कौन से चीज़ का फ़ायदा उठा के कि जल्दी से जल्दी क्या करेगा, इसका निर्णय करेगा। लेकिन जल्दी से जल्दी उसकी हो ही नहीं रही, कि संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा कि जल्दी से जल्दी के अंदर ओनली 3 महीने होंगे तेरे। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, तमिलनाडु के अंदर जो विवाद चला उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्दी से जल्दी का मतलब ओनली 3 महीने के अंदर क्या करेगा, विचार करके भेज देगा। ज़्यादा से ज़्यादा बिल को कितने दिन तक रख सकता है, 3 महीने तक। अब क्या चल रही है वो डिबेट। इस प्रकार से उपाध्यक्ष पे को निर्वाचित करने के लिए भी सरकार के पास क्या है, यही अधिकार है कि जल्दी से जल्दी क्या कर लो, उपाध्यक्ष का निर्वाचित। तो वो उनका जल्दी से जल्दी 4-5 साल में भी नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा। तो इसलिए ये क्या आया, आर्टिकल आया कि ये मतलब संवैधानिक पदों का क्या है, उल्लंघन है। वैसे कोई संविधान के अंदर ये चीज़ लिखी हुई नहीं है। कौन सी, एक चीज़ लिखी हुई नहीं है कि वैसे देखा जाए भारत के अंदर अध्यक्ष तो कौन बनता है, पक्ष की पार्टी का। कौन बनता है, पक्ष की पार्टी का। पक्ष की पार्टी कौन, जैसे इस टाइम के अंदर बीजेपी का क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा।
एक परंपरा सी है भारत के अंदर, लिखा हुआ नहीं है संविधान के अंदर। और जो उपाध्यक्ष बनेगा वो किसका बनेगा? विपक्ष का बनेगा। क्या बनेगा? विपक्ष का। वैसे संविधान में ये बात कहीं पे भी नहीं लिखी हो, कोई बना सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर एक परंपरा चली आ रही है शुरू से ही कि जो भी उपाध्यक्ष बनाते थे वो किससे बनाते थे? विपक्ष से। और पक्ष से क्या बनाते? अध्यक्ष। लेकिन बीजेपी वाले उपाध्यक्ष बनाना ही नहीं चाहते, क्योंकि किसको से बनाना पड़ेगा? विपक्ष के अंदर। मतलब परंपरा को मानना, तो अगर परंपरा को तोड़ के तो तुम अपने खुद से बना दो, इसलिए वो क्या कर रहा है? उस पद को ही क्या रखता है? खाली रखता है। ये बात अच्छी है क्या? कोई चीज़ आर्टिकल 93 के अंदर संविधान हमें साफ साफ लिख के देता है और हम उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं, तो बाद के अंदर जो संविधान का सही उपयोग करें या दुरुपयोग करें? क्या कर रहे हैं? तो इसलिए आर्टिकल है चर्चा के अंदर। तो आर्टिकल 93 के अंदर क्या है? भारत का क्या होगा? एक अध्यक्ष। आर्टिकल 93 में कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष होगा। आर्टिकल 94 में क्या है कि अध्यक्ष का कार्यकाल और उसको हटाने की प्रक्रिया। 95 के अंदर क्या है कि अगर कोई कार्यकाल मतलब अध्यक्ष क्या है एब्सेंट है तो काम कौन करेगा? उपाध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष एब्सेंट है तो 10 सदस्यों का पैनल करेगा। यार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों के पद क्या हो गए? रिक्त हो गए। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? एक अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित करेगा। आर्टिकल 96 के अंदर क्या है? अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पे लोकसभा के अंदर विचाराधीन है तो वो क्या नहीं बन सके? पीठासीन अधिकारी। क्या होता है पीठासीन अधिकारी? कि अब जैसे लोकसभा ओम बिरला ऊपर वाली सीट पर बैठता है और सबसे वहाँ पे क्या करता है? मैनेज करता है। लेकिन जब उसका प्रस्ताव उसे हटाने का प्रस्ताव वहाँ पे है तो ओम बिरला वहाँ पे नहीं बैठेगा और कोई निर्णय नहीं देगा और ना ही कोई निर्णायक मत देगा। ये सारी चीजें। तो ये था कौन सा? तो मतलब सरकार क्या करे इसका प्रयोग? यही बात कहते हैं। ऑफिस ऑफ डिप्टी स्पीकर द लोकसभा इज ए मेयरली सेरेमोनियल सीट बट आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव। कि इसके अंदर क्या है? संविधान के अंदर क्या है? उल्लेख है, इस चीज़ को क्या करो? तुम लागू करो। आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस रोल इज ए नॉट जस्ट ए सप्लीमेंट्री टू द स्पीकर। ये कोई सप्लीमेंट्री नहीं है कि चाय की जगह कॉपी ले लिए तुम, ऐसा कोई नहीं है कि, लेकिन ये क्या है? संविधान के अंदर लिखी हुई है तो आपको क्या होगा? बनाना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार क्या नहीं कर रही? बना नहीं रही। आर्टिकल 93 क्लियरली स्टेट द हाउस ऑफ द पीपल शैल बी एज सुन एज मे बी चूज 2 मेंबर ऑफ द हाउस टू रिस्पेक्टिव स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। क्या करेंगे? आर्टिकल 93 के अंदर क्या सीधी सी बात लिखी हुई है कि जो जल्दी से जल्दी जो क्या है लोकसभा के सदस्य हैं वो अपने में से क्या करेंगे? 1-2 जनों का क्या करेंगे? चूज करेंगे। एक तो अध्यक्ष को और एक उपाध्यक्ष को, एक तो स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर को। उनमें से आपको क्या होना होगा? जल्दी से जल्दी। तो लेकिन वो क्या नहीं, डिप्टी स्पीकर बना नहीं रहे। क्यों नहीं बना रहे? कि हमारे क्या एक परंपरा है कि विपक्ष का क्या बनाना पड़ेगा आपको? उपाध्यक्ष। तो वो उपाध्यक्ष बनाना नहीं चाहते इसलिए बात को मानता हूँ। हाँ, मतलब कभी जैसे अध्यक्ष नहीं है, जैसे अध्यक्ष खाली है, मतलब अब तो क्या करता है 10 सदस्यों का पैनल उन्होंने खुद का ही बना रखा है ना। अगर अध्यक्ष नहीं आता तो 10 सदस्यों का पैनल कार्य कर लेता है, लेकिन उन्हें उपाध्यक्ष का पद है नहीं हमारे पास, उनके पास। अब जैसे अध्यक्ष कई दिन किसी दिन नहीं आया और उपाध्यक्ष कौन बैठेगा उस दिन? विपक्ष का। अब विपक्ष वालों किसको ज़्यादा बातों की तवज्जो देगा? विपक्ष वालों को। पक्ष वालों को बोलने नहीं दिया या ऐसा कुछ, वैसे करेगा नहीं वो एथिकल रूप से, लेकिन वो कर सकता है, इसलिए क्या नहीं करते वो? ऐसा तो है नहीं कि जो ओम बिरला है वो विपक्ष वालों को बोलने नहीं देता, वो भी तो बोलने देता है। ऐसा तो विपक्ष वाला भी बोलने देगा, लेकिन उनकी क्या है? मानसिकता है, सोच है। कोई ऐसे ही सोच ले तो मतलब सोच ही खराब हो उसका, तो क्या कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा वो नहीं है ऐसे। तो यही है। और आर्टिकल 94 स्टेट द डिप्टी स्पीकर रिमेन्स हिज ऑफिस अंटिल दे रिजाइन आर द रिमूव केसेज इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर क्या कर देता है उसको कार्यकाल और उसे हटाने की क्या है इसके अंदर आर्टिकल 94 के अंदर ये सारी चीज़ें जो बताई वही है। हाँ, जो द फर्स्ट होल्ड द ऑफिस द सचिदानंद सिन्हा 1921 में भारत के सबसे पहले उपाध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। कब बने थे? 1921 के अंदर। 1921 के अंदर सबसे पहले भारत के अंदर अध्यक्ष का पद कब निर्वाचित किया गया? 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंदर, जिसके अंदर भारत के सबसे पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए? उपाध्यक्ष बनाए गए। अध्यक्ष कौन बनाए गए? व्हाइट, फेडरिक व्हाइट। भारत के क्या सबसे पहले क्या थे? क्या थे? अध्यक्ष, स्पीकर थे। उपाध्यक्ष का किसको बनाया गया? सचिदानंद सिन्हा को। फिर जो आज़ाद भारत का सबसे पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया? जीवी मालवणकर को।
और फिर जिसके अंदर बाद के अंदर जो आज़ाद भारत का उपाध्यक्ष कौन बनाया गया, विठल भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई का पटेल का क्या है, भाई है। कब बनाया गया, 1925 के अंदर। आज़ाद भारत का नहीं, मतलब भारतीय जो सचिदानंद जो ये अध्यक्ष है, सबसे पहले अध्यक्ष तो कौन बना था, कौन, फेडरिक वाइट कौन बना सबसे पहले। सबसे पहले तो अपन ये देखें कि भारत के अंदर डिप्टी स्पीकर अध्यक्ष का पद नियुक्त कब हुआ, भारत सरकार अधिनियम आया 1919 के अंदर। उसके अंदर हमने क्या किया, एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, ऐसा लिखा हुआ। जिसके अंदर अध्यक्ष कौन बना, जो विदेशी था वो कौन था, फेडरिक वाइट। उपाध्यक्ष कौन बन गया, सचिदानंद सिन्हा। ये के कब बने, 1921 के अंदर। फिर बाद के अंदर ये विदेशी था। फिर भारत का पहला अध्यक्ष कौन बना, भारतीय अध्यक्ष 1925 के अंदर कौन बना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल। कौन बना, विठल भाई पटेल। और उपाध्यक्ष कौन बना, नहीं ये उपाध्यक्ष तो बाद के अंदर सचिदानंद बने गए भारतीय। अब आज़ाद हुआ भारत, आज़ाद भारत के अंदर सबसे पहले कौन बना अध्यक्ष, जीवी मालंकर। कौन, जीवी मालंकर। और बाद के अंदर उपाध्यक्ष कौन बना, विठल नहीं आज़ाद भारत का वो है क्या, माणिक के लाल क्या है वो, एक चिन्ह एम ए आरेंगर। कौन बना, आरेंगर क्या बना, आयंगर। एम ए आरेंगर क्या बना, उपाध्यक्ष बना आज़ाद भारत का। कोई पूछे क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि आज़ाद भारत का पहला उपाध्यक्ष कौन है, तो है एम ए आयंगर। और पूछ ले कि आज़ाद भारत का स्पीकर कौन है सबसे पहला, तो जीवी मालंकर। पूछ ले कि भारत का पहला अध्यक्ष कौन है, तो फेडरिक वाइट। भारत का पहला जो भारतीय नागरिक हो ऐसा कौन है, नहीं अध्यक्ष, विठल भाई पटेल। ऐसा कौन है जो भारतीय है और भारत का क्या है सबसे पहले क्या बना उपाध्यक्ष, कौन है, सचिदानंद सिन्हा। समझ में आई, इसके अंदर है नहीं लेकिन जो कल परसों पढ़ाए थे वहाँ पे ये सारी चीज़ें है ना, देखो नाम से मेरा का हुआ। तो समझ में आ गया क्या। आर्टिकल 93 के अंदर सीधा से मेंशन होना चाहिए कि भारत का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, लेकिन उपाध्यक्ष हम बनाएंगे। 94 के अंदर क्या है कि इसके अंदर क्या होगा, कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया, किसको, अध्यक्ष को कैसे कितना कार्यकाल होगा और कब हटाया जा सकता। 95 के अंदर क्या है कि जो अगर अध्यक्ष नहीं है तो कौन बनेगा, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष नहीं है तो काम कौन करेगा, 10 सदस्यों का पैनल। अगर दोनों के पद क्या हो गए अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रिक्त तो कौन करेगा नियुक्ति, अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। 96 के अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर उनका हटाने का प्रस्ताव है तो क्या नहीं हो सकते, पीठासीन अधिकारी नहीं। फिर आर्टिकल 89 के अंदर क्या है, ऐसे ही है सेम, राज्यसभा का क्या होगा, एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। फिर 90 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया। फिर 91 के अंदर क्या है, पीठासीन। अगर सभापति नहीं है तो उपसभापति कार्य करेगा, उपसभापति नहीं है तो सदस्यों का पैनल करेगा। वहाँ पे 10 सदस्यों की क्या नहीं है, बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या है, सदस्यों का पैनल काम करेगा। अगर वो सदस्यों का भी पैनल नहीं, अगर सभापति और उपसभापति क्या हो गए, पदों का रिक्त हो गया, तो उनको क्या करेगा, अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति। अब सभापति की नियुक्ति कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। और 92 के अंदर क्या है, सभापति और उपसभापति को हटाने का कोई क्या प्रस्ताव विचाराधीन है तो वो क्या नहीं बन सकते, पीठासीन अधिकारी। तो आर्टिकल 89, 90 लेके 96 तक रिविजन हो गया, यही है। तो इस टाइम के अंदर भारत के अंदर 2019 से लेके 2000 अब तक क्या नहीं है, अभी तक कोई उपाध्यक्ष नहीं बनाया सरकार ने। तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रहे वो करिए, उल्लंघन है। अब है कि यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर कितने होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। 15 के अंदर 10 तो क्या होते हैं, अस्थायी, और 5 क्या होते हैं, स्थायी सदस्य हैं। कौन है, यूएसए है, चाइना है, यूके, फ्रांस है, और क्या है, चाइना बता दिए, रसिया, चाइना बता दिया, कौन है, रसिया। ये 5 तो क्या है, स्थायी है। और जो 10 क्या है, अस्थायी। अस्थायी के अंदर अभी भी कौन है, पाकिस्तान भी है। क्या है, पाकिस्तान भी है। तो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या किया, वो क्या करती है, अगर कोई भी भारत के अंदर क्या हो जाता है, जैसे भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी क्या हो गया, कहीं पे दंगा हो गया या कोई अटैक कर दिया, तो वहाँ पे शांति व्यवस्था करने की कौन काम करता है, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा
हाँ 5 देश समिति क्या है, कमेटी है, काउंसलिंग। काउंसिल है ना। तो इसका काम कौन करती है, ये करती है। लेकिन जैसे पहलगाम अटैक हुआ तो पहलगाम अटैक में ये क्या है, उसने बताया कि ये क्या है, आतंकी अटैक हुआ। लेकिन इसने क्या नहीं किया, किसने किया, इतना स्ट्रॉन्ग क्या नहीं दिया जितना स्ट्रॉन्ग इसको क्या देना चाहिए था, अपना वक्तव्य देना चाहिए था, जितनी अभिक्रिया करनी चाहिए उतना स्ट्रॉन्ग इसने किया नहीं। क्यों नहीं किया, कि उसके अंदर चाइना और पाकिस्तान और ये भी हैं, तो वो मिलके उन्होंने क्या कर दिया, स्टेटमेंट को कमज़ोर करवा दिया। कि जैसे इस बार उसका काम क्या है, अगर कहीं पे क्या हो रहा है, शांति व्यवस्था भंग हो रही है, तो वहाँ पे क्या बनाना, शांति बनाना पूरे विश्व के अंदर। लेकिन उन्हें भारत के अंदर पहलगाम जैसे अटैक हो गया, उसके अंदर कोई अच्छी तरीके से क्या नहीं दी, प्रतिक्रिया ही नहीं दी। तो ये क्या है, रिलेवेंस खोती जा रही है। कौन, अब जैसे यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल क्या नहीं दी, ऐसा वक्तव्य नहीं। तो भारत सरकार इसकी बातों को मानेगी क्या, आगे से भारत सरकार क्या करेगी, इसकी बातों को मानने से डिनाई कर देगी, मना कर देगी। तो उसके ऊपर किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर। फिर पूरे विश्व के अंदर लड़ाई में जाएंगे, तो फिर उनको बस जैसे रशिया और यूक्रेन के अंदर वोट चल रहा है, ये दोनों इसकी बात ही नहीं मानते यूएसए से। अब ऐसा लगेगा, अब जैसे ये क्या है, यूएन, इसके अंदर क्या होता है, अब जैसे पहलगाम क्या हुआ, अटैक हुआ, तो भारत सरकार ने कहा कि इसके अंदर हम क्या उठाएंगे, मुद्दा उठाएंगे। लेकिन मुद्दा उठाने के लिए उन कौन होने चाहिए, उनके मुद्दा उठाने के लिए जैसे कहा, उन 5 के पास एक पावर है, वीटो। क्या, वीटो। अगर उन 5 में से किसी ने भी क्या कर दिया, वीटो, तो ये मुद्दा उठेगा नहीं। तो चाइना ने क्या कर दिया, वीटो। क्यों कर दिया, क्यों, चाइना किसका सपोर्ट करता है, पाकिस्तान का। जैसे यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत ने पहलगाम की बात को उठाना चाहा, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, चाइना ने वीटो। क्यों करता है वो, पाकिस्तान का क्या है, सहयोगी है। तो अब है भारत के अंदर किया, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये 5 मेंबर को ये वीटो पावर दी गई, ये सही है कि या गलत है, गलत है एकदम। अब जो मुद्दों को उठाने की बात आती है, तो ये अपने अपने फेवर की कंट्री के पास हो जाते हैं। वीटो को क्या, जैसे वीटो कर दिया तो वो मुद्दा उठ ही नहीं पाता, फिर चर्चा हो ही नहीं पाती, तो फिर ये क्या है, गलत है। लेकिन इस प्रकार से क्या करिए, अब भारत के अंदर ये देखो, विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसके पास, भारत के पास। भारत इकोनॉमी के अंदर भी क्या है, 5वें नंबर पर। भारत के अंदर डिफेंस के अंदर भी कौन से नंबर पर, वो 5वें नंबर। मतलब वैसे तो देखे तो 3रे नंबर पे ही है, लेकिन अगर खर्च भी देखा जाए तो उसका कितना है, दुनिया के अंदर 5वें नंबर पर सबसे ज़्यादा डिफेंस पे खर्चा करने वाला कौन है, भारत है। अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन पे देख लिया, जॉब क्रिएशन पे देख लिया, इन सब के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा है, भारत। ये सारे चीज़ होते सोते हुए भारत क्या नहीं है, 5 मेंबरों के अंदर नहीं है। तो ये बात सही है क्या, भारत के अंदर लोकतंत्र भी है, लोकतंत्र भी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, और क्या है, रक्षा पर भी बहुत ज़्यादा खर्च करता है, फिर भी क्या नहीं है वो। तो ये क्या है, आजकल ये अपनी रिलेवेंस खोता जा रहा है, अपनी महत्वाकांक्षा खोता जा रहा है। कौन, यूएन, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर कितने सदस्य होते हैं, 15, जिसके अंदर 10 तो क्या होते हैं, अस्थायी, और 5 क्या होते हैं, स्थायी मेंबर, परमानेंट मेंबर, जिसके अंदर यूके है, फ्रांस है, रशिया, चाइना और भारत है अस्थायी के अंदर, है ना। तो ये तो उसने क्या नहीं दिया। और जो किसने किया, लश्कर क्या किया, अटैक किया, इसका नाम भी मेंशन नहीं किया उसने। जैसे उसने की, जैसे ऐसे करता है, जैसे कहीं पे क्या हुई, भारत के अंदर पहलगाम अटैक हुआ, तो जो क्या कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, वो अपने इंस्टाग्राम पर या मतलब अपने ट्विटर पे लिखेगा कि भारत की जो ये पहलगाम अटैक हुआ है, मैं इसकी क्या करता हूँ, निंदा करता हूँ। जो भी इन्होंने क्या किए, जो टेररिस्टों ने अटैक किए, वो अच्छा नहीं है, भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा, और मैं भी भारत के क्या साथ हूँ, ऐसा क्या किया, कमेंट किया। ऐसा ही कमेंट कौन करती है, चाइना, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर, लेकिन ये क्या है, इतना भयंकर तरीके से नहीं करती, बस इसको नॉर्मल बता दे कि ये अटैक हुआ है, तो मतलब इसके अंदर ऐसा ऐसा ऐसा। तो मतलब जिस हिसाब से, जिस गंभीरता से उस मुद्दे को लेना चाहिए था, उस मुद्दे को लिया नहीं, किसने, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने। इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, 15 मेंबर होते हैं, 10 तो अस्थायी होते हैं, 5 स्थायी होते हैं, जिसके अंदर कौन कौन है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है छोटे एग्जामों में, तो सीधा ही पूछ लिया जाता है, तो इससे थोड़ा भयंकर पूछते हैं। अगर अस्थायी बाको तो कोई भी कौन भेज दो, अस्थायी मतलब प्रति 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर क्या होते हैं, मतलब मरते जाते हैं। अगर बे कोई पर युद्ध करी, अटैक करी, तो अस्थायी तो कोई पूछ भी कौन। हाँ, तो कोई नहीं पूछता उनको। जैसे ऐसा होता है कि 15 हैं, 15 के अंदर कोई भी बिल लेके जा रहा है, तो वो चर्चा कौन करेंगे, वो 15 आदमी करेंगे।
लेकिन जो मेन बात है वो किन के पास है ज़्यादा, 5 के पास उनकी वीटो पावर है। अगर वो कोई मुद्दा जैसे भारत क्या लाए, मुद्दा ला रहा है, इसके अंदर पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान इस मुद्दे को रोक नहीं सकता कि तू इसके अंदर मत उठा। इसके अंदर कौन रोक सकता है, वो 5 कंट्री, जिसके अंदर चाइना है, तो उसने क्या कर दिया, इस मुद्दे को वीटो कर दिया। क्या कर दिया, वीटो। फिर ये बात उठी नहीं। फिर इंडिया जो अर्बन फ्यूचर इज, अब यह है कि भारत के अंदर क्या हो रहा है ज़्यादा, शहरीकरण। क्या हो रहा है, शहरीकरण। तो शहरीकरण के अंदर ज़्यादा होने से क्या हो रही है, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है। क्या हो रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी क्या हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रही है। ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो तो कंक्रीट का भी क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रयोग। कंक्रीट का मतलब जब मकान उकान ज़्यादा बन रहे। फिर ज़्यादा के अंदर एक जगह के अंदर सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, उनकी डेंसिटी भी क्या हो रही है, पॉपुलेशन की संख्या भी क्या होती है, बढ़ती जा रही है। जिसके बाद के अंदर वहाँ पे रोज़गार से संबंधित क्या चुनौती आ रही है, सारी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, पॉपुलेशन वहाँ पे हो रही है। और आजकल ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी क्या हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी हम क्या करें, प्रोजेक्ट ये सारे लगा रहे हैं, उनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है, अब भारत के अंदर इसके कारण क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण जैसे शहरों के अंदर बहुत सारे मकान बन गए, जिसके कारण वहाँ पे क्या रहती है, गर्मी रहती है। क्या रहती है, गर्मी। बहुत सारे पॉपुलेशन वहाँ पे, तो ज़्यादा क्या करते हैं, एयर जे एसी ये सारे उन्होंने क्या लगा रखे हैं, ज़्यादा लगा रखे हैं। तो ज़्यादा क्या वहाँ पे निकलता है टेम्परेचर, या अंदर ठंडा हो रहा है, बाहर क्या कर रहा है, गर्मी कर रहा है। तो वहाँ पे क्या आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मामले। ये सारे कारण किसके कारण हो रहे हैं, शहरीकरण के कारण। ये सारी चीज़ इसके अंदर है कि जो ये है। और SDG 11 क्या कहता है, मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 वायु प्रदूषण को वो कम करो। वो बाको आधुनिक वे को ना बड़ा उद्देश्य 12वां में तो बाकी बेकर है कि उनको क्या करे, क्रिएट ए इंक्लूसिव सेफ, आधुनिक जो उनको रेजिडेंस, उनको जैसे झोपड़पट्टी आ रही इनसे क्या करें हटाए, उन वहाँ पे क्या करें, उनको आवास उपलब्ध करवाए। क्या करवाए, आवास रही। या SDG 11 के अंदर भी है। तो शहरीकरण के कारण क्या हो रहा है, ज़्यादा वहाँ पे लोग हो रहे हैं, तो आधे चीज़ों के अंदर तो वहाँ पे ना तो आवास मिल पा रहा है, न ये सरकार की क्या होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए। और पॉल्यूशन ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। अरे शहरीकरण ज़्यादा होने से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होने के कारण पॉल्यूशन वहाँ पे और बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन होने के कारण लोगों के अंदर क्या होती है, देरी होती है पहुँचने के अंदर। ऐसे ये सारी चीज़ें शहरीकरण के क्या है, दुष्प्रभाव है। अब जो मतलब सतत तरीके से क्या नहीं हो रहा है, शहरीकरण नहीं हो रहा है, कि जहाँ पे ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा हो लेकिन मैनेजमेंट भी अच्छा हो। जैसे दिल्ली के अंदर इतनी बुरी हालत है कि जब हम तो ट्रैफिक लाइट पे यहाँ पे कोई रुकता है तो एक दिल्ली के अंदर कोई रुकता ही नहीं। इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, ट्रैफिक लाइट हो रही है, कोई मतलब नहीं है, फिर भी गाड़ी बाइक सब निकल रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि रोज़ के अंदर कम से कम भी 20-25 एक्सीडेंट होते हैं ऐसे रेड लाइट पे ही चलते चलते। हर रोज़ ऐसा होता है, कोई भी रेड लाइट क्रॉस हो एक टायर तो उसको टच कर ही देगा। तो ये फिर बाद के अंदर इंडियन फियर फेक न्यूज़ बट आर लेस कंसेंट अबाउट प्रेस फ्रीडम, कि आजकल क्या हो रही है, ये मतलब ये बोल रहा है कि जो मीडिया ना, प्रेस है ना, भारत के अंदर उसकी स्वतंत्रता क्या है, मीडिया को कितना बोलने दिया जाता है और कितना नहीं बोलने दिया जाता है। इसके लिए क्या है कि एक डाटा है ना। तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये है कि वो भारत वाले ने जब पूछा गया कि भारत के अंदर तुम्हें बोलने तो दिया जाता है कि सरकार के पक्ष, सरकार कोई कानून ले रही जो अच्छा नहीं था। फिर बाद के अंदर मीडिया ने क्या की, उसको आलोचना। तो ये आलोचना तुम्हें करने दे रहे हैं सरकार वाले या नहीं करने, कोई भी मुद्दा उठाने दे रहे हैं या नहीं उठाने देते। तो मतलब मीडिया की स्वतंत्रता है या नहीं, इसके लिए क्या हुआ है, डाटा रिलीज हुआ है। तो भारत के अंदर सबसे बड़ा कंसर्न क्या आया कि मीडिया की स्वतंत्रता को तो छोड़ो, लेकिन इस टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा कंसर्न तो है कि भारत के अंदर फेक न्यूज़ ज़्यादा चल रही है। क्या है, फेक न्यूज़। कोई भी इंस्टाग्राम, कोई भी फेसबुक के माध्यम से कोई भी क्या फैला देता है, फेक न्यूज़ फैलाता है, जिसके कारण क्या होता है, नुकसान होता है। कोई भी फेक न्यूज़ फैला दी और फिर उसी के हिसाब से हम क्या मान जाते हैं कि यह क्या है, सही है। सही के कारण फिर क्या होता है, नुकसान होता है। तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा क्या बढ़ रही है, फेक न्यूज़। और क्या है ये, मतलब ये है। तो इन इंडिया वेल दे जो वाइड ग्राफ एक्शन मैन्युफैक्चरिंग द पीपल द लार्जेस्ट पत्रिस। अब क्या है, मतलब ये आपको तो सबसे ज़्यादा रखनी चाहिए। भारत के अंदर ये क्या इंडेक्स जारी हुआ, जो कितने कंट्रियों के अंदर 180 कंट्रियों के अंदर क्या देखा गया,
कि भारत मतलब 180 कंट्रियों के अंदर देखा गया है कि मीडिया को बोलने की स्वतंत्रता कितनी है, तो जिसमें भारत की रैंक कौन सी आई? 159वीं। क्या आई? 159वीं। ये डाटा कौन जारी करता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार भारत की मीडिया प्रेस के अंदर कौन सी रैंक है, तो क्या बताना है? 159वीं। कितने में से? 180 के अंदर से। तो बस ये नाम याद करना अच्छी तरीके से। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड विश्व वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम मीडिया स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व मीडिया स्वतंत्रता सूचकांक, जिसके अंदर भारत की रैंक कौन सी है? 159वीं। कितने में से? 180 में से। और भारत के अंदर किसके मामले बढ़ रहे हैं? फेक न्यूज़ के। क्या? फेक न्यूज़ के। बस ये याद करना, कभी भी कोई भी मतलब फैक्ट रूल्स ले जाते किसी भी एग्जाम के अंदर। फिर आजकल सुप्रीम कोर्ट नोटिस है गवर्नमेंट ऑन क्या करे, जो रेगुलेट करे सेक्सुअल जो मतलब आजकल क्या है OTT, ओवर द टॉप। OTT की प्लेटफॉर्म फुल फॉर्म क्या होती है? ओवर द टॉप। ओ का मतलब ओवर, टी का मतलब द, ओवर द, टी का मतलब टॉप। ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म। कहीं पे क्वेश्चन आ जाए OTT की फुल फॉर्म तो क्या करना है? ओवर द टॉप। ओवर द टॉप, इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। अब आजकल क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के पास भी क्या है? मोबाइल फ़ोन है। 10 साल का वही नहीं है, उसके पास क्या है? मोबाइल फ़ोन है। और आजकल इतना वाहियात चीज़ देखने के लिए मिल रही है। यूट्यूब खोलो तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, अगर कोई खोलो, गूगल खोलो, क्राम खोलो, तो सब के अंदर क्या है? यूट्यूब। और यूट्यूब भी कैसा? जिसके अंदर नैतिकता का क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी कैसे आ रहे हैं? देवर भाभी, मामी भांजा, ये सारी चीज़ों के अंदर ये इससे समाज के ऊपर क्या पड़ रहा है? नेगेटिव इम्पैक्ट। कि तुम चीज़ें कैसे दिखा रहे हो जिसके अंदर अब बच्चे को ये सारी चीज़ें देखेगा। अब किसी ने मतलब उसने कोई कंटेंट देखा, कौन सी का? मामी भांजा का संबंध। अब वो अपने क्या जाएगा? ननिहाल जाएगा, तो उसका जो मामी के प्रति व्यवहार होगा वो सही होगा गलत होगा? गलत हो। क्यों? कि उसने देखा ही ऐसा है। अब उसके अंदर आया देवर भाभी, अब ऐसी चीज़ों से संबंधित को गलत चीज़ दिखाई दे रही है। अरे सही है, ऐसे कैसे? अब उसके अंदर ऐसा है, अब उसने देखा, अब जैसे वो उसको रहना तो परिवार के अंदर है, अब उसका भाभी के जो मतलब प्रति जो व्यवहार रहेगा वो सही रहेगा गलत? बता सचिन, सही रहेगा? ये सारी जो मेंटेलिटी है वो किसके कारण है? OTT प्लेटफॉर्म, तुम्हारे फोन के कारण। अगर थोड़े दिन पहले पीछे जाके देखो, भाभी को किसके समान माना जाता था? माँ के समान। लेकिन जब से ये क्या है, फ़ोन आए, बच्चे क्या है? रोटी खाऊंगा तो किसके साथ खाऊंगा? भाभी के साथ। तो मतलब ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? नुकसान किसके कारण? अब कोई 10 साल का बच्चा है, क्या है? 10 साल का बच्चा है, और 10 साल का अरे चुप रहे, 10 साल का बच्चा है, वो लगातार क्या देख रहा है? यही चीज़ें देख रहा है। अब वो सारे दिन सोचता क्या रहता है? इन्हीं चीज़ों के बारे में। वो पढ़ाई की बात सोच रहे क्या? नहीं। सारे दिन उसके जो देखता है वो उसके दिमाग के अंदर चलती हैं। तो ये ओवरऑल किस पे ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है? बच्चे की ग्रोथ के ऊपर। अब बच्चा बड़ा होगा तो क्या होगा? बिगड़ेल होगा, जिसके कारण उसके माँ बापों की जो जिम्मेदारी होगा इनका क्या नहीं कर पाएगा? कर्तव्य का वो नहीं कर पाए। ऐसे द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे सेड पे अटेंशन टू चेक ऑप्शन इंडिकेट एंड द ऑब्जेक्शनेबल, कि आजकल जो ये कंटेंट आ रहा है ना वो क्या है? ऑब्जेक्शनेबल है, इनको क्या करो? रोका जाए, रेगुलेट करो। OTT प्लेटफॉर्म क्या करो? रियलाइज इंपॉर्टेंस एंड सीरियस इशू एज ए मोबाइल फोन हैव रीच्ड टू हैंड इवन चिल्ड्रन बिलो टू एज 10। जो 10 साल का नहीं है उसके हाथ में भी क्या है? मोबाइल है। और वो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें देख रहे हैं? जो ये चीज़ें जो क्या है? बहुत ही क्या है? वाहियात चीज। अब तुम चले जाओ इंस्टाग्राम खोलो, इंस्टाग्राम के भी ऊपर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। जो इंस्टाग्राम के अंदर भी सारी चीज़ यही दिखाई जाती हैं, फेसबुक के अंदर भी यही। तो इंस्टाग्राम चलाएगा, फेसबुक चलाएगा, वहाँ से वो चीज़ें देखेगा, तो फिर बाद में उसका व्यवहार भी कैसा हो जाएगा? वैसा ही हो जाएगा। फिर अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स गिव फोन टू इवन स्मॉल चिल्ड्रन टू कीप देम। अब किसके लिए दे रहे हैं?
कि बच्चा क्या ना करे, परेशान ना करे, इसलिए उसको फ़ोन पकड़ा के चले जाते हैं। और वो जैसे उसके पास फ़ोन आता है, उसके पास के अंदर ऐसी चीज़ें होती है जिसके कारण बच्चा क्या हो जाता है, फिर इन चीज़ों के अंदर सोचने के अंदर क्या हो जाता है, और फिर बाद के अंदर क्या हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम। फिर सोलिसिटर जनरल कौन है हमारे, क्या होता है सोलिसिटर जनरल? आर्टिकल छिहत्तर पढ़ा है मैंने। हाँ आर्टिकल 76 के अंदर भारत का क्या होगा, एक महान्यायवादी होगा। क्या न्यायवादी की सहायता करने के लिए क्या होता है, एक सोलिसिटर जनरल। आर्टिकल 76 महान्यायवादी का क्या काम करता है, सरकार की पैरवी करता है। सरकार की पैरवी करता है वकील के रूप के अंदर। पहला सरकार का पहला क्या होता है, विधिक सलाहकार होता है। क्या होता है, विधिक सलाहकार। कहाँ पे लिखा है, 76 के अंदर। उसकी सहायता के लिए क्या होता है, एक सोलिसिटर जनरल। क्या है, सोलिसिटर जनरल। अब सोलिसिटर तुषार मेहता है, भारत का सोलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता। Said children had become adept at technology, provide through reach the correct sites with the help them the children provide, कि उनको क्या करवाओ, करेक्ट साइट्स प्रोवाइड करवाओ। हाँ, कि ऐसी साइड है जिसके अंदर ऐसी चीजें नहीं हो, जिसके अंदर वो बच्चा क्या नहीं कर सके, ऐसी चीजों के अंदर। फिर ये मतलब जो उनको क्या करना है, रेगुलेट करने के लिए क्या करना है, OTG प्लेटफॉर्म को क्या करने की ज़रूरत है, रेगुलेट करने की ज़रूरत है। क्यों करने की है, कि 10 साल बच्चे से जो छोटा है उसके पास भी क्या है, फ़ोन है, और उस फ़ोन के अंदर क्या है, बहुत गंदी गंदी चीज़ें, जिससे बच्चे के ऊपर क्या पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट, जो ओवरऑल उसकी ग्रोथ को क्या करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या डालता है, उसकी ग्रोथ पे ऊपर क्या डालता है, नेगेटिव। तो OTT प्लेटफॉर्म को वो क्या करने की, रेगुलेट करने की जरूरत है या नहीं है, करने के। ये चिंता किसने भी जताई है, तुषार मेहता ने भी। और BR गवाई है जो हमारे क्या बनेंगे, आने वाले चीफ जस्टिस बनेंगे, उसने भी क्या उठाया, ये मुद्दा उठाया। अब ये जो हमारे रुक जा नहीं रहना, इसके अंदर मेरे को कोई कंसर्न नहीं चाहिए, है ना। जो कौन सा है, हम उसको रेगुलेट कैसे करते हैं, IT एक्ट, IIT रूल 2021 के तहत हम क्या करते हैं, अगर कोई OTT प्लेटफॉर्म पे क्या करता है, गंदी चीज़ें ये करता है, तो उसको हम किससे मतलब रेगुलेट करते हैं, IIT रूल 2021। अब कहीं पे भी आ जाए कि इंस्टाग्राम पे हम जो भी आए चीज़ों को रोकने के लिए कौन से रूल का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे अगर नीचे होगा कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 18, आर्टिकल 17, फिर यहाँ पे लिख दिया जाए कि IIT रूल 2021। तो क्या लिखना है, IIT रूल 2021। और फिर बाद के अंदर हमने क्या रखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी ला रखा है 2002 के अंदर। जो भी टेक्नोलॉजी तुम डेवलप कर रहे हो उसके अंदर क्या नहीं होना, इन्फॉर्मेशन दो कि इसके अंदर गलत चीज़ों को तो क्या करोगे, तुम हटाओगे, अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाओगे। फिर गाइडेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड फॉरेस्ट स्टैंडर्ड्स एंड एक्शन कंटेक्ट टू OTT प्लेटफॉर्म के अंदर जो भी ऐसे जो क्या है कि गंदी चीज़ें आती हैं उनको हटाने का ब्रॉडकास्टिंग के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, जो क्या करती है, इन्फोर्स करती है स्टैंडर्ड्स को, क्या अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड्स को क्या लाती है कि इनके अनुरूप ही क्या होना चाहिए, आपका कंटेंट होना चाहिए। अगर इनका क्या नहीं है, फॉलो नहीं करा तो वो नहीं गया। ले बता। फिर इन 2024 के अंदर इंडिया मिलिट्री एक्सपेंडिचर वाज 9 टाइम दैट ऑफ द पाकिस्तान। सिप्री की क्या ये एक रिपोर्ट, क्या ये पहले पढ़ा है मैंने, सिप्री पढ़ा है ना, सिप्री की रिपोर्ट में पढ़ा है कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हथियार कौन खरीद रहा है, यूक्रेन, और दूसरे नंबर पे कौन खरीद रहा है, भारत। बताए थे। तो उसकी एक रिपोर्ट आई है कि भारत का जो रक्षा के अंदर खर्चा है वो पाकिस्तान से कितना ज़्यादा है, 9 गुना। कितना ज़्यादा, 9 गुना। जितना पाकिस्तान जितना खर्च करता है उससे 9 गुना खर्च करते हैं हम हमारी सेना के ऊपर, उसके बजट के ऊपर। तो पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा पैसा बजट मतलब इसके ऊपर कौन खर्च करता है, USA। दूसरे नंबर पर सेना पर कौन करता है, चाइना। तीसरा पर रसिया, चौथे पर जर्मनी, और 5वें नंबर पर कौन आता है, इंडिया, और 35वें नंबर पर कौन आता है, पाकिस्तान। तो भारत का जो रक्षा बजट है, डिफेंस एक्सपेंडिचर है, वो कितना टाइम्स ज़्यादा है पाकिस्तान से, 9 टाइम्स। और भारत का एक्सपेंडिचर दुनिया के अंदर देखे तो कौन से नंबर पर आता है, 5वें नंबर। पहले पर किसका आता है, USA का। दूसरे के ऊपर किसका आता है, चाइना का। तीसरे के ऊपर रसिया का। चौथे का जर्मनी का। 5वें का भारत का। ऐसे 35 से पाकिस्तान। तो ये तो साफ साफ ही लिखा हुआ था, इसमें क्या गणित लगाया था। 5 ऊपर से, हाँ 9 के। अरे 9 गुना ज़्यादा है कि भारत के पास 9 गुना ज़्यादा पैसा है
किसके रूप के अंदर? पाकिस्तान पाकिस्तान की तुलना की। जी ना, पाकिस्तान के पास कितना है? 1 रुपए। तो भारत की सेना के पास कितना रुपए? 9 रुपए। कितने एक तो ये हो गया कि भारत क्या करता है, सबसे ज्यादा खर्च कौन करता है? तो रैंक आई है 35 तो वर्ल्ड की विश्व की। कि भारत जो मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा खर्च कौन करता है? यूएसए। USA। दूसरे नंबर पर कौन चाइना। करता है? चाइना। तीसरे पर कौन करता है? रशिया। चौथे पर जर्मनी। पांचवें पर कौन? इंडिया। और ऐसे ऐसे करके 35वें नंबर पर क्या आता है? इसका नाम आता है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 7। और इससे भी ज्यादा कहीं खर्च हो 35वीं तो एक इकाई है रैंक। अब भारत का रुपया खर्च करे 1 रुपये मतलब 9 रुपया खर्च करे ना, जन पाकिस्तान का रुपया खर्च करे 1, 9 गुना ज्यादा कहीं करा पा वे खर्च कर सेना ज्यादा खर्च हो करा किसू? सेना पर सेना पाकिस्तान सु। समझ आगो के अगर पाकिस्तान का 100 रुपया खर्च करिए तो आप 71 रुपया खर्च करा 900 रुपया। पाकिस्तान 1000 रुपया खर्च करिए तो आप कितना खर्च करा? 9000। तो ज्यादा चीज ये कन रहेंगे कि कन इंडिया जो ज्यादा खर्च करोगे उसके पास ज्यादा चीजें होंगी। तो यही है। तो शिपरी की रिपोर्ट के अंदर कौन सी भारत का कौन सा नाम है, कौन से कितने नंबर पर है? इसके अंदर 5वें। पाकिस्तान 35वें नंबर। पहले पर कौन है? यूएसए। दूसरे पर कौन है? चाइना। तीसरे पर कौन है? रशिया। चौथे के अंदर कौन है? जर्मनी। पांचवें के अंदर कौन है? इंडिया। और 35वें नंबर पर कौन है? पाकिस्तान। और कितना गुना ज्यादा खर्च किया भारत का? 9 गुना। कितना? 9 गुना। तो अब कहीं पे बात करो तो हवा के अंदर नहीं उड़ना है, सीधे से हमें तो अब क्या बताना है? निगाह अच्छी तरीके से डाटा बताना है कि तेरे से तू क्या उड़ करेगा हमारी, तुम्हारे तो हम क्या देते हैं? सैनिकों को देते हैं ऐसे। तो ये हो गई बात हो गई। थैंक्स फॉर वाचिंग। इन्हें बंद